अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। जी 3 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास। कौन कौन है स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बेटा? मुझे बताइए कौन कौन ऑनलाइन है। समर, गुड मॉर्निंग बेटा। जी समर, आवाज़ आ रही है मेरी? कैन यू हेयर मी समर? ओके जी, थैंक यू। अच्छा, कौन सा टॉपिक? अंजाइना। अंजाइना कंप्लीट कर लिया था आई थिंक हमने। और क्या टॉपिक आज पढ़ाया जाए आपको? एन्यूरिज्म और डीवीटी भी पढ़ा दिया था, अंजाइना भी पढ़ा दिया था। आई थिंक हाइपरटेंशन पढ़ लेते हैं आज। ओके जी जनाब। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बच्चे? और सब जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें, मैसेज दें बाकी स्टूडेंट्स को भी। हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। वालेकुम अस्सलाम मुनीबा। ओके जी। कार्डियोवास्कुलर नर्सिंग यूनिट 4 हमारा चल रहा है, उसमें हाइपरटेंशन आज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए नर्सिंग एथिक्स की सारी पीपीटीज आपके साथ शेयर हो गई हैं या नहीं? नर्सिंग एथिक्स के कोई एक स्टूडेंट मुझे ज़रा लेक्चर के बाद ग्रुप में या फिर पर्सनली मैसेज करके बता दे नर्सिंग एथिक्स की कौन कौन सी पीपीटीज रह गई हैं विच आई हैव टू शेयर विद यू पीपल। मुझे बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगी। और दूसरा, थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सीआर अगर मुझे बता दें जेनिफ़र तो बहुत अच्छी बात होगी। जेनिफ़र, मुझे बेटे मैसेज करके बता देना कि नर्सिंग एथिक्स के कौन कौन से टॉपिक आपके रह गए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ पीपीटीज ताकि आप उन्हें गो थ्रू होते रहें। और इसके अलावा कहाँ शेयर करूँ ये भी बता देना, अगर ग्रुप में कर दूँ तो इज़ इट ओके? ज़रा म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ मुझे बता देना, पूछ लेना स्टूडेंट से, देन इन्फॉर्म मी। चलें, हाइपरटेंशन आज हमने पढ़ना। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटे हमारे? वी विल डिफाइन हाइपरटेंशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, देन वी विल सी व्हाट आर द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ hypertension and what is the pathophysiology and clinical manifestation of hypertension, then how we can diagnose the hypertension and what is the nursing management and medical management of hypertension. ओके, डेफिनेशन क्या है हाइपरटेंशन की? हाइपरटेंशन, और इसको इस तरह से एब्रीविएट भी किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। It is a long-term medical condition in which the blood pressure in the arteries is persistently elevated. ठीक है, हाइपरटेंशन क्या है? बेसिकली एक लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो ब्लड प्रेशर है, बेसिकली जो आर्टरीज है उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो persistently elevated रहता है, रेज्ड रहता है। The systolic blood pressure will be more than or equal to 140 millimeter of mercury, and diastolic blood pressure will be more than or equal to 90 millimeter of mercury. ओके, टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की स्टेजेस 1 and 2 है। देन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। प्री हाइपरटेंशन ये होता है बेटा कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तकरीबन 120 से रेज कर जाता है, 120 से, लेकिन 140 से कम है, 120 से 139 के दरमियान रहता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 to 89 तक रहता है। So this situation is this जो scenario है, this is called
प्री हाइपरटेंशन, फिर हाइपरटेंशन के स्टेज 1 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से लेस देन 160 होगा 159 तक, और डायस्टोलिक 90 to 99। और अगर सिस्टोलिक जो है वो 160 से ज़्यादा हो जाए, डायस्टोलिक 100 से ज़्यादा, तो दिस इज हाइपरटेंशन स्टेज 2। और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये चीज़ें जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन कॉज कर देती है। दिस इज कॉल्ड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। Cause क्या है? Primary hypertension, it is the elevation in BP without an identified cause, whereas the secondary hypertension, it is the elevation in blood pressure with an exact cause. This type is account for 5 to 10% of total cases. द कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी तो मैंने आपको बता दिया इडियोपैथिक है, कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो होती है जिसमें कोई ना कोई कॉज मौजूद होता है। और क्या क्या कॉज हो सकते हैं बेटा? ये तो कंजेनिटली किसी बच्चे का जो एओर्टा है उसकी नैरोइंग है, वो कंजेनिटली नैरो है। और रीनल डिजीजेस के पेशेंट्स हो सकते हैं, उनमें एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक कुशिंग सिंड्रोम, ये बड़े डिटेल में हम सारे आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ कि एंडोक्राइन के किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे ब्रेन ट्यूमर या हेड इंजरी वगैरह, और स्लीप एपनिया, यानी सोते वक्त एकदम से सांस, ऐसे कुछ लोगों को होता है ये प्रॉब्लम स्लीप एपनिया, यानी जब आप सोते हैं तो एकदम से सडन से एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है। Medications like oral contraceptive pills, NSAIDs and cocaine use, cirrhosis of liver। सो रिस्क फैक्टर की तरफ आ जाते हैं, यानी वो कौन से लोग हैं या कौन कौन सी कंडीशंस है जिनमें हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एज है, यानी चांसेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज, जिस तरह से जाहिर है ब्लड प्रेशर हो उसका कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के साथ, जाहिर है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस की वजह से जो वेसल्स है उनमें कंस्ट्रक्शन हो सकती है, ओटा में कंस्ट्रक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रेज हो सकता है। मतलब मोस्टली 50 इयर्स ऑफ एज के बाद, चाहे वो हार्ट डिजीजेस है वो भी आपको पता है, दे आर लिंक्ड विद द हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इज आल्सो लिंक्ड विद द हार्ट डिजीजेस। बाकी जो लोग अल्कोहल यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनमें चांसेस हैं। और बेटा जो सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा है जिनकी डाइट में एक्सेसिवली, जेंडर प्रिडिस्पोजिशन ये है कि जो जेंडर प्रिडिस्पोजिशन में खैर मैं यही कहूँगी मेल्स और फीमेल्स में ज़्यादा यही है कि जो लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, न्यू पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली में आपके चलता आ रहा है तो यू आर एट द रिस्क। और ऑब्वियसली आपको अपनी डाइट, अपनी हर चीज़ को जो है आफ्टर 30-35 ईयर्स हर चीज़ के ऊपर एक विजिलेंट आई रखना पड़ेगा इस चीज़ से बचने के लिए। बाकी ओबेसिटी है और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय 4 mechanism: sympathetic nervous system activities of vascular endothelium, activities of renal system and activities of endocrine system। अब हम एक एक करके आपको इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, इन मैकेनिज्म्स को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, कि आपको समझ आएगा कि इन चीज़ों का ब्लड प्रेशर के साथ क्या ताल्लुक है और इनका क्या रोल है ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम होने में। ठीक है, स्टिल आई हैव जस्ट 12 स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स को मैसेजेस दे कि वो ज्वाइन कर लें, फिर ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी तो इस तरह की चीज़ें हैं कि चले आप खुद भी पीपीटी दे दूँगी, पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। मैं 2-3 मिनट वेट कर लेती हूँ, आप फिर मैं पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करती हूँ। आप मैसेज दें बाकी स्टूडेंट को कि वो ज्वाइन करें।
जी जनाब, अभी भी जो 17 स्टूडेंट्स हैं, कोई ख़ास कुछ पढ़ने का मूड नहीं लग रहा मुझे। चलें जी, हम पैथोफिजियोलॉजी अपनी कंटिन्यू कर लेते हैं। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन का क्या रोल है ब्लड प्रेशर में? व्हेन द ब्लड प्रेशर इज़ डिक्रीजिंग, जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा होता है, सो वी नो कि एक्टिवेशन ऑफ एसएनएस, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो एक्टिवेट हो जाता है। द इंक्रीज्ड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, ऑब्वियसली ये हमारी हार्ट रेट को बढ़ाता है और कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। This increased heart rate and cardiac contraction produces vasoconstriction in the peripheral arterioles and promotes the release of renin from the kidney. The net effect of central nervous system activation is to increase the arterial blood pressure by increasing the cardiac output and systemic vascular resistance. देखें किडनी से रेनिन रिलीज हो रहा है प्लस बीपी जैसे ही ड्रॉप करता है, तो जब कार्डियक की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो बेटा अल्टीमेटली जो कार्डियक आउटपुट भी तो इंक्रीज होगा ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। सो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा और जो पेरिफेरीज में हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, सो जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है बढ़ेगा। सो बेसिकली सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट, इन दोनों चीज़ों के रेज होने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो रेज होता है व्हेन सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन योर बॉडी। इसके अलावा वेस्कुलर एंडोथेलियम का क्या रोल है ब्लड प्रेशर बढ़ाने में? द वेस्कुलर एंडोथेलियम इज अ सिंगल cell layer that lines the blood vessels. It will produce vasoactive substances and growth factors like nitric acid, endothelium, etc. These substances are potent vasoconstrictors and causes increased blood pressure level. Simple, ये जो एंडोथेलियम लेयर है, जो इंटरनल लेयर है हमारी वेसल्स की, वो खुद इटसेल्फ कुछ वेजोएक्टिव सब्सटेंसेस को सिक्रीट करती है जिनका काम ही वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना है। सो जब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर रेज हो जाएगा। इसके अलावा रीनल सिस्टम, ये वो सारा एंजियोटेंसिन वाला मैकेनिज्म है जो मैं आपको पहले बड़े डिटेल में समझा चुकी हूँ कि एंजियोटेंसिन रिलीज होता है, किडनी से रेनिन रिलीज होते हैं विच कन्वर्ट द एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन जिन होता है बेसिकली, रेनिन रिलीज होता है और किडनी से, और वो इसे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। फिर एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन होती है थ्रू द ACE। उसके बाद फिर जो हमारी किडनीज हैं उनको मैसेज मिलता है, वो एल्डोस्टेरोन जो है वो हार्मोन रिलीज करते हैं। हमने बड़ा डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है। सोडियम और वाटर की बॉडी में रिटेंशन करवाता है, पोटेशियम मैग्नीशियम को एक्सक्रीट आउट करवाता है, लॉस करवाता है। सो सोडियम और वाटर की जैसे ही रिटेंशन होती है तो हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है। Activities of endocrine system. When the angiotensin 2 is stimulated in the adrenal cortex, it will secrete aldosterone. The aldosterone will stimulate the kidneys to retain sodium and water. The BP and cardiac output will get increased. So endocrine system और renal system जो है वो साइड बाय साइड दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी दोनों का तकरीबन एक ही मैकेनिज्म है, यानी एक ही मैकेनिज्म में दो सिस्टम हमारे इन्वॉल्व हैं और वो जो है मिलकर ये काम कर रहे हैं हमारे लिए, और जो ब्लड प्रेशर है वो रेज हो जाता है। क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? समटाइम द हाई ब्लड प्रेशर डज नॉट कॉज एनी सिम्टम्स, सो दैट इट इज़ नॉन एज साइलेंट किलर डिजीज। इन सम पेशेंट द सिम्टम विल डेवलप लाइक, अगर होंगे तो सिवियर हेडेक हो सकता है, ब्लड ऑफिजन हो सकती है, डिजीनेस है, नोजिया एंड वॉमिटिंग है। ठीक है, यानी सम टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर रेज होता है लेकिन कोई ऐसे खास साइन सिम्टम जो है वो अपेयर नहीं होते। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा फटीग है, कन्फ्यूजन है, एपिस्टेक्सिस हो सकता है यानी नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, और पेपिलरी एडीमा, यानी ये जो आइज़ के गिर्द जो एडीमा हो जाता है ना उसे हम पेपिलरी एडीमा कहते हैं, और जो आइज़ बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं
अपर लिड, लोअर लिड सारा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है? ऑब्वियसली हिस्ट्री लेते हैं हम अपने पेशेंट से और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है उसका। बाकी मेडिकल हिस्ट्री लें उसकी, यानी उसको कोई कोमोर्बिड कंडीशन तो नहीं है ऑलरेडी, यानी कोई डायबिटीज़ का पेशेंट हो सकता है, तो ऑब्वियसली वी नो कि उसमें ये हाई ब्लड प्रेशर बड़ा उसका क्लोज लिंक है। और कंप्लीट ब्लड काउंट देख लेते हैं, सीबीसी, चेस्ट एक्सरे करवा लेते हैं और ईसीजी चेक कर लेते हैं हम। मैनेजमेंट क्या है बेटे? मेनली मैनेजमेंट हाइपरटेंशन की यही है, दो मेथड्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर मेडिकेशन तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ स्टाइल की मॉडिफिकेशन। ये चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ टाइम आपके साथ चलती हैं और उसके लिए आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है। सो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में सिंपल यही है, आपको अपना वेट रिड्यूस करना होगा, अपनी डाइटरी अप्रोचेस चेंज करना होंगी टू स्टॉप योर हाइपरटेंशन। इस किस्म की डाइट लेनी होगी, यानी सोडियम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे आप, और फ़ैट को अपनी बॉडी से कम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेंगे, फ़ैट अपनी डाइट में कम करेंगे, और अल्कोहल की कंजम्पशन बहुत रिड्यूस करनी होगी, एक्सरसाइज करना होगा, स्ट्रेस को मैनेज, अपने स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म को बढ़ाना होगा। और जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसमें वेरियस ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। कलेक्टिवली दीज ड्रग्स आर कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विच इंक्लूड डायूरेटिक्स देने पड़ते हैं हमें। ये हेल्प करते हैं बेसिकली किडनी को टू इनहिबिट द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल असेंडिंग लिम्ब एंड लूप ऑफ द हैंडले सच एज क्लोरोथायजीन, फ्लोरामाइड। क्यों? क्योंकि देखो वाटर एंड सोडियम की रिटेंशन हो रही है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रेज हो रहा है। सो हम डायूरेटिक्स दे देते हैं, किडनी को बेसिकली फिर हम स्टॉप कर देते हैं कि वो सोडियम की जो एब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन है, उसको वो कम कर देता है। अल्टीमेटली हमारा पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। फिर बीटा ब्लॉकर्स देने पड़ते हैं बेटा। ये क्या करते हैं बेसिकली? ये मेडिकेशन रिड्यूस करती है वर्कलोड ऑफ द हार्ट को और ब्लड वेसल्स को एंड कॉजिंग द हार्ट टू बीट स्लोली एंड विद लेस फोर्स, सच एज एटीनोलोल, प्रोपेरानोलोल है। अल्फा ब्लॉकर्स भी हैं। दीज मेडिकेशंस कॉजेज द पेरिफेरल वेसोडाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसके अलावा कुछ और वेसोडाइलेटर्स हैं। दीज मेडिकेशंस एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द मसल्स इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज एंड प्रिवेंटिंग द मसल्स फ्रॉम टाइटनिंग एंड आर्टरीज फ्रॉम नैरोइंग, सच एज नाइट्रोग्लिसरीन, सोडियम नाइट्रोपरसाइड। एसी इनहिबिटर्स देने पड़ते हैं हमें। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जाहिर है जब वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे तो ना तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी और ना ही आगे जाके एल्डोस्टेरॉन जो है वो रिलीज होगा। सो एसी इनहिबिटर्स देते हैं। बाकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं बेटे। ये मेडिकेशन भी ब्लॉक करती हैं मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम को इनटू द सेल्स एंड कॉजिंग वेजोडाइलेशन एंड डिक्रीज हार्ट रेट। एम्लोडिपाइन इसकी एग्जांपल है। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो कि हेल्पफुल होती हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, उसमें बेटे एक्यूपंक्चर है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं एंड डाइवर्जनल थेरेपीज हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? नर्सेज के क्या रोल है? प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शन शुड बी डन विच इंक्लूड फैमिली हिस्ट्री ऑल्सो। डाइटरी हैबिट्स पेशेंट की ज़रूर असेस करें। उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है जैसे डायबिटीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज या रीनल डिजीजेज, उससे रिलेटेड उनसे ज़रूर इन्फॉर्मेशन लें और उन्हें इंस्ट्रक्ट करें कि वो स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म को अवॉइड करें। एस्कल्टेट करें हार्ट रेट को और पल्पेट करना है पेरिफेरल पल्सेस को। आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ मेडिकेशन सच एज जो रिस्क फैक्टर है ना, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव, एनसेड, स्टेरॉइड्स, ये सब आपको पहले से अगर पता होंगी तो आप रीज़न आइडेंटिफाई कर सकेंगे हाई ब्लड प्रेशर का। मॉनिटर करें वाइटल साइंस फ्रीक्वेंटली। प्रोवाइड डाइट विच इज़ लो इन सोडियम एंड रिच विद फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। मॉनिटर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल frequently. Monitor and manage the potential complications such as effects on eye, heart and kidneys. So this is the reference. Hypertension से related कोई question है किसी का तो पूछ लें। Meanwhile मैं next lecture upload कर लेती हूँ।
ओके स्टूडेंट्स, मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो आई थिंक मैंने आपको नहीं पढ़ाया ना, एंजाइना पढ़ाया था, लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ाया मैंने आपको भला? ठहरे, हाँ ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। यस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ओके मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ा चुकी हूँ, ऐसा ही है ना? असल में हेलो, ओके जी, पढ़ा दिया है तो ज़रा हम नेक्स्ट कोई और, काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं ना एक साथ रखे हुए, तो वो क्या रह गया आपको पढ़ाने वाला? वेरिकोज वेन पढ़ाया मैंने आपको, डीवीटी पढ़ा दी, और आई थिंक वेरिकोज वेन भी पढ़ा दिया होगा फिर मैंने, पहले मैं चेक कर लूँ ज़रा। सीवीएस वेरिकोज वेन्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस पढ़ाया है। कुछ आप लोगों को भी याद है या सब कुछ मैडम ही याद रखे हैं? नहीं, वेरिकोज वेन नहीं पढ़ाया मैंने आपको जी। किसी स्टूडेंट को याद है वेरिकोज वेन्स पढ़ाया है मैंने? राबिया ने कहा नो मैम। डीवीटी के साथ ही रिलेटेड ये टॉपिक है, तो हम ये भी पढ़ लेते हैं। और कोई स्टूडेंट नहीं है? क्या बात है, सो रहे हैं सारे? किसी को कुछ याद नहीं होता मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया? जी जनाब। Varicose veins, no ma'am. Okay, we will define varicose vein and discuss its pathophysiology, clinical manifestation, stages of varicose veins, assessment and diagnostic finding discuss करेंगे. Then we will discuss the preventions for varicose vein and explain the medical and nursing management of varicose veins. वेरिकोज वेन्स क्या हैं? वेरिकोज वेन्स या वेरिकोसाइटिस जो है, दे आर एबनॉर्मली डायलेटेड। एक तो डायलेटेड होती है, टॉर्टरस, यानी उनमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो वो जो दूसरे के गिर्द बल खा जाती हैं, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड टॉर्टरस। सुपरफिशियल वेन्स कॉज्ड बाय इनकॉम्पिटेंट वीनस वॉल्व्स, जिस तरह से डीवीटी पढ़ा था वो डीप वेन्स के लिए था, उसमें भी वॉल्व्स की इन्वॉल्वमेंट थी, सेम इसी तरह वेरिकोज वेन्स होती हैं ये, लेकिन आपकी सुपरफिशियल वेन्स को यूजुअली इन्वॉल्व करती हैं, और इनका भी रीज़न वही है कि जो हमारे वॉल्व्स हैं वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, वीनस वॉल्व्स। मोस्ट कॉमनली दिस कंडीशन अकर्स इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, द सिफिनस वेन
veins or the lower trunk. However, it can occur elsewhere in the body, such as esophageal varices. The condition is most common in women and in people whose occupation require prolonged standing, such as salespeople, hairstylists, teachers, nurses, ancillary medical personnel, and construction workers. A hereditary weakness of the vein wall may contribute to the development of varicosities. जिस तरह से एन्यूरिज्म में वीक वॉल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है डीवीटी में, उसी तरह से इसमें भी होती है. वेरिकोज वेन्स जो है दे आर रेयर बिफोर प्यूबर्टी. प्रेगनेंसी में कॉज वेरिकोसाइटिस, क्योंकि ज़ाहिर है प्रेशर बढ़ जाता है उसमें प्रेगनेंसी में वेट ज़्यादा होने की वजह से. पैथोफिजियोलॉजी क्या है? वेरिकोज वेन्स जो हैं दे मे बी कंसिडर्ड प्राइमरी, यानी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डीप वेन्स, जो मैंने आपको पहले बताया, यानी सुपरफिशियल, और सेकेंडरी भी हो सकती हैं, यानी जब वो डीप वेन्स को भी इन्वॉल्व कर देंगी. अ रिफ्लक्स ऑफ वीनस ब्लड इन द वेन्स रिजल्ट्स इन वीनस स्टेसिस, कि वो जो वीनस ब्लड है उसका जो रिफ्लक्स होना जब शुरू हो जाता है तो वेन्स के अंदर चूँकि वॉल्व्स की इनकॉम्पिटेंसी है, तो जो वेन्स के अंदर जो ब्लड है वो उसका स्टेसिस शुरू हो जाता है, यानी वो वहाँ पे रुकना शुरू हो जाता है, स्टॉप होना शुरू हो जाता है. इफ ओनली द सुपरफिशियल वेन्स आर अफेक्टेड, द पर्सन मे हैव नो सिम्टम्स बट मे बी ट्रबल्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द डायलेटेड वेन्स. कोई भी रिस्क फैक्टर जो आपको मैंने पहले बता दिए, जैसे जो लॉन्ग स्टैंडिंग हो गई, वेट बहुत ज़्यादा हो गया, वेसल्स वीक हो गई, ये सारे आपके रिस्क फैक्टर्स हैं. इनकी वजह से वीनस प्रेशर इंक्रीज होता है वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से वेन्स की वॉल्स जो हैं वो सबसे पहले तो डायलेट होती हैं, और जो वॉल्व्स है ना बेटा वो स्ट्रेच हो जाते हैं, उनके जो फ्लैप्स हैं, यानी वॉल्व्स इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिवर्स होना शुरू हो जाता है. और फेलियर ऑफ मसल, ज़ाहिर है जब आगे ब्लॉकेज होगी, वॉल्व इनकॉम्पिटेंस हो चुके हैं, तो मसल्स जो होंगे वो भी तो ब्लड को पंप नहीं कर सकेंगे ना प्रॉपरली हार्ट की तरफ. सो वेन्स वहीं जो है ब्लड वो उसी जगह पे एक्यूमुलेट रहेगा. वेन्स ऑलरेडी वीक थी, उनकी वॉल्स वीक थी, तो फर्दर वेन्स जो है वो एक तो डिस्टेंड भी कर जाती हैं, एलोंगेटेड हो सकती हैं, टॉर्टुअस हो सकती हैं, कोई आउट पाउचिंग उनकी बन सकती है, और जो है फ्राइबल और इनइलास्टिक, यानी बहुत ज़्यादा हार्डन हो जाती हैं वो वेसल्स. ठीक है बेटे. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? इन लार्ज वेन्स जो कि आपको स्किन के ऊपर नज़र आ रही होंगी, स्वेलिंग हो सकती है एंकल्स और फीट के ऊपर, पेन हो सकता है, हैवी लेग फील हो सकती है पेशेंट को, थ्रोम्बिंग और क्रैम्पिंग हो सकती है लेग्स में, इची लेग्स हो सकती है स्पेशली इन द लोअर लेग एंड एंकल, एंड डिस्कलरेशन ऑफ स्किन सराउंडिंग द वेरिकोज वेन्स. देखें ये आपको मैंने पिक्चर्स दिखाई हुई हैं. स्वेलन ये सारी पिक्चर्स में भी आपको मैंने स्किन चेंजेस और अल्सर्स जो हैं वो शो कर दिए हैं. स्टेजेस है वेरिकोज वेन्स की बेटा. रेटिकुलर वेन्स और स्पाइडर वेन्स जिन्हें कहते हैं, ये पहली स्टेज है. दूसरी स्टेज में वेरिकोज वेन्स और वीनस नोड्स. पहली स्टेज में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बिल्कुल स्पाइडर की तरह बारीक बारीक सी आपको वेन्स नज़र आ रही हैं, जो यानी एक को बन जाता है जाल कहना चाहिए स्पाइडर का, तो वो इस तरह की शेप आपको यहाँ नज़र आ रही है. दूसरे स्टेप में थोड़ी मोटी हो
जाती हैं, जो वेन्स हैं थोड़ी सी ज़्यादा डायलेटेड हो जाती हैं तो नोड्स की शक्ल इख्तियार कर देती हैं। थर्ड में बेटा इसके साथ साथ इन नोड्स के साथ आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है अपीयरेंस है, इनके साथ साथ एडिमा भी हो जाता है लेग्स के ऊपर, ठीक है, एडिमा हो जाता है। और फोर्थ जो स्टेज है उसमें वेरिकोज, एक्जिमा और ट्रॉपिक अल्सर, यानी फोर्थ स्टेज में साथ साथ उन पेशेंट्स को स्किन्स के ऊपर अल्सर्स भी बन जाते हैं। तो ये वेरिकोज वेन्स की डिफरेंट स्टेजेस हैं। Assessment and diagnostic finding क्या है? Diagnostic test for varicose veins include the duplex scan which document the anatomic site of reflux and provide a quantitative measure of the severity of the valvular reflux। ये जो हम duplex scan करवाते हैं इससे तो हमें anatomical position समझ आ जाती है किस जगह पे blood reflux हो रहा है और valves कितने ज़्यादा मतलब quantitatively हमें समझ आ जाता है कि कितने valves जो हैं veins के वो damage हैं या उनमें कोई problem है और किस हद तक कितनी severity की problem मौजूद है। Air plethysmography measures the changes in the venous blood volume। Venography is not routinely performed to evaluate for valvular reflex when it is used. However, it involves injecting an X-ray contrast into the leg vein so that the vein anatomy can be visualized by X-ray studies during various leg movements। देखें ये वही situations हैं सारी। venography आपको पता है कि contrast डाल के हम उसमें, लेकिन ये usually जो है use नहीं होता। Prevention क्या है बेटे? The patient should avoid activities that cause venous stasis। इस तरह की तमाम activities को avoid करना होगा जिनकी वजह से venous stasis होता है, यानी बहुत टाइट सॉक्स पहनना, कॉन्स्ट्रिक्टिंग पैंटी गिर्डल हो गया, क्रॉसिंग लेग्स एट द थाइज, बहुत देर तक क्रॉस लेग करके बैठे रहें, या बहुत ज़्यादा सिटिंग या बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्टैंडिंग, इन सारी चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप इन चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। पोजीशन फ्रीक्वेंटली चेंज करें, लेग्स को एलिवेट करें जब आप टायर्ड हो जाएं, वॉक करें 2 से 3 मिनट के लिए हर 1 घंटे बाद ताकि सर्कुलेशन जो है वो आपकी बॉडी में, अगर आप ज़ाहिर है देर तक बैठने का काम है तो हर 1 घंटे बाद कम से कम 4 से 5 मिनट आप जो है वॉक करें। इसी तरह से पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वॉक 1 or 2 miles each day if there are no contraindications in walking up the stairs rather than using the elevator or accelerator is helpful in promoting circulation। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है लेग्स के लिए। इलास्टिक कंप्रेशंस पहनना बहुत अच्छा है। ओवरवेट पेशेंट जो है उनको इनकरेज करना है कि वो वेट रिडक्शन करें अपना। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है बेटे? सर्जरी करनी पड़ सकती है वेरिकोज वेन्स की। सर्जरी फॉर वेरिकोज वेन्स रिक्वायर्ड दैट द डीप वेन्स बी patent and functional। The saphenous veins is ligated and divided। The vein is ligated high in the groin where the saphenous vein meets the femoral vein। Additionally, the vein may be removed। स्क्लेरोथेरेपी है सेकंड ऑप्शन। स्क्लेरोथेरेपी में एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है वेन्स के अंदर जो कि वीनस एंडोथेलियम को इरिटेट करता है और प्रोड्यूस करता है लोकलाइज्ड फ्लेबाइटिस एंड फाइब्रोसिस, देयरबाय ओब्लिटरेटिंग द ल्यूमन ऑफ द वेन्स। डायलिटेशन हुई थी ना वेन्स की तो ऑटोमेटिकली वो वेन्स को जो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वहाँ पे होता है जिसकी वजह से ल्यूमन कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आफ्टर सर्जरी बेड रेस्ट इज मेंटेन फॉर 24 आवर्स आफ्टर विच द पेशेंट बिगिन वॉकिंग एवरी 2 आवर्स फॉर 5 to 10 मिनट, यानी हर 2 घंटे बाद पेशेंट को 5 से 10 मिनट के लिए वॉक करवानी है। इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग यूज़ करनी है ताकि लेग्स में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहे। दे आर वर्न कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 1 वीक आफ्टर वेन स्ट्रिपिंग अगर सर्जरी हुई है तो। द नर्स असिस्ट द पेशेंट टू परफॉर्म एक्सरसाइज एंड मूव द लेग्स। द फुट ऑफ द बेड शुड बी एलिवेटेड। स्टैंडिंग स्टिल एंड सिटिंग आर डिस्करेज। वो मैंने पहले आपको बता दिया, लॉन्ग स्टैंडिंग और लॉन्ग सिटिंग डिस्करेज करनी है। कंफर्ट और पेन रिलीफ पेशेंट को प्रोवाइड करना है और चेक करें सेंसिटिविटी, जो भी एक्सट्रीमिटी पे सर्जरी हुई है उसकी देखें सेंसिटिविटी ठीक है या नहीं। और पेशेंट में शावर आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर्स। द पेशेंट इंस्ट्रक्टेड टू ड्राई द incision well with a clean towel using a petting technique rather than rubbing। Application of skin lotion is to be avoided until the incision are completely healed to decrease the chances of developing an infection। If the patient underwent sclerotherapy, a burning sensation in the injected leg may be experienced for 1 or 2 days। The nurse may encourage the use of a mild analgesic for this। This is the reference। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें और अब अटेंडेंस मार्क करवा लें।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।